go, 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 go. हम लोग अपनी क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टर्म है ना, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है आइए देखते हैं। तो ये है आपकी टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यहाँ पर हम बेसिकली काइंड ऑफ चार्जेस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस यूनिट में उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो हम उन चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पर हैं। अच्छा, अब ये जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो कैटेगरी में स्प्लिट हुई है। एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, और जब ये दोनों हमारा कवर हो जाएगा तब आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप चार्ज से क्या समझते हैं। चार्ज क्या मतलब है इस टर्म का? इस टर्म को समझने से पहले हमें एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हर एक चीज़ जो है ना आपकी, वो एटम से मिलकर ही बनी है। ठीक है, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये पेन ले लिया है, ठीक है, तो ये मिलियंस या बिलियंस ऑफ एटम्स को कंबाइन करके ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और अगर हम और डिटेल में देखें तो देखो कुछ इस तरीके की कहानी हुई है। जैसे ये आपका है एटम। ठीक है, एटम। ठीक है, जब हम ढेर सारे एटम्स को कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जब आप ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हो तो उससे बनती है आपकी बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए एटम्स रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो मेन आपका है वो एटम ही है, जो कि मतलब आप मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स को जब आप कंबाइन करोगे तो आपकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और डिटेल में यदि देखें तो एटम से आपका बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपकी बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर हम एटम के लिए बात करें तो देखिए अगर हम एटम की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का है ना प्लस साइन वाली, देखो मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है ताकि आपको और अच्छे से जो है दिखाई दे। तो इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और ये जो रेड कलर से है ना, ये हैं हमारे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये हैं प्रोटॉन, और जो ये रेड कलर के हैं ये वाले, ये हैं हमारे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करेंगे -e से। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना आपके, इसको हम डिनोट करते हैं +e से। क्या बात समझ में आ रही है? जो प्रोटॉन है उसको हम +e से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है आपके उसको आप -e से डिनोट करोगे। अच्छा, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसको हम -e से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, माइनस। ठीक है, और प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन का था उतना ही बस, लेकिन अंतर यहाँ पे कैसे आता है कि ये -e है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन है, ये +e है तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा। प्रोटॉन के लिए प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। ठीक है, बाकी वैल्यू उतनी ही थी,
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, इतना मास हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अगर हम प्रोटॉन के लिए देखें तो प्रोटॉन के लिए हमारा जो मास होगा, ठीक है, प्लस ई ऐसे करके डिनोट कर देते हैं और इसको माइनस सी करके डिनोट कर देते हैं। तो ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्या बात इतनी क्लियर है? और जो न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है, मास फॉर न्यूट्रॉन, वो होता है, देखो जितना प्रोटॉन का है 1.67, बस स्लाइटली ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kgs। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आपका प्रोटॉन का जो है वो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन का है 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मैंने आपको बोला कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का मास है, देखो ये न्यूट्रॉन का मास इससे स्लाइटली ज़्यादा है, स्लाइटली ज़्यादा है, इसलिए न्यूट्रॉन का मास जो है वो इसके कंपैरिजन में ग्रेटर होगा। ठीक है, देखने में एक जैसे लग रहे होंगे बट एक्चुअल में मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका स्लाइटली ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जिसको हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम माइनस ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे? देखो मैंने आपको इसका तो बता दिया कि ये स्लाइटली ग्रेटर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का कैसे? देखो इधर क्या लिखा है 10 टू द पावर माइनस 31, है ना, और इधर लिखा है 10 टू द पावर माइनस 27। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस 27 और माइनस 31 में कौन ग्रेटर होगा? अगर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, है ना, तो जब आप नेगेटिव साइड पे चलते हैं, ठीक है, जैसे -1 -2 ऐसे करते करते सो ऑन अगर आप चलोगे, तो एक टाइम पे जैसे इधर साइड अगर आ जाओ आप -27 और इधर आ जाओ -31, तो जाहिर सी बात है जब हम नेगेटिव साइड में जाते हैं, मतलब जितना आप आगे जाते जाओगे, -27 है, -31 है, फिर -32 होगा, -33, तो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। मतलब -31 -27 के बाद आ रहा है, -27 के बाद -31 है, तो जितना आगे आप इसमें नेगेटिव की लाइन में जाएंगे वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो -27 -31 के कंपैरिजन में बड़ा हुआ, इसलिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो छोटा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, और न्यूट्रॉन का इससे स्लाइटली बड़ा था, इसलिए सबसे पहले मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, और लास्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अभी हम लोग ने एटम के बारे में कुछ बातें करी, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये जो आपके प्लस साइन वाले हैं ग्रीन कलर के, वो होते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे मैंने रीड्रॉ कर दिया है, और ये जो रेड कलर के हैं वो हैं हमारे न्यूट्रॉन, जो कि मैंने रीड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखो जो प्रोटॉन होता है उसको हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम माइनस ई से डिनोट करते हैं। अब अगर हम दोनों के चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कूलम बेसिकली SI यूनिट है चार्ज की। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। वैल्यू भले ही सेम है लेकिन डिफरेंस इनके साइन की वजह से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव साइन है और प्रोटॉन के केस में प्लस साइन है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर हम मास की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है,
और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अच्छा, अब अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है, जो कि स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अगर हम ऑर्डर अगर देखें कि सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन का मास उससे स्लाइटली ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन का उससे ज़्यादा ही होगा। और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, ठीक है, क्योंकि इसकी आप पावर देख लो 10⁻⁻31 kg है, और इधर इन दोनों के लिए 10⁻⁻27 kg है। तो -27 और -31 में हमने समझा, जाहिर सी बात है नंबर लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो -27 ग्रेटर होगा -31 के कंपैरिजन में। इसलिए न्यूट्रॉन का मास सबसे बड़ा, फिर प्रोटॉन का, और फिर उसके बाद सबसे छोटा जो है वो इलेक्ट्रॉन का होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो एटम के बारे में हमने बातें करी हैं, एटम के बारे में, तो इस एटम में चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज है प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? ठीक है, मेरे को ये आप बताओ, ये जो हमने एटम के बारे में बात करी, इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, या एक और ऑप्शन ऐड कर लूँ कि ये न्यूट्रल होता है। अब तो आप शायद समझ ही गए होंगे। देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि एटम में चार्ज प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो पहली बात, अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है ना, और न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे इनके चार्ज की भी बात करी कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में भी बताया कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो चार्ज तो है बॉस, चार्ज तो इसमें है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चार्ज तो है, लेकिन ये एक्चुअली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एटम जो है आपका वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। अब इस न्यूट्रल शब्द का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसे हम समझते हैं, आओ देखते हैं। न्यूट्रल शब्द का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, तो उसको आप एक न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, ठीक है। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई, ठीक है। न्यूट्रल मतलब होता है जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो एटम हमारा न्यूट्रल है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो देखिए, कहानी आपकी कुछ इस तरीके की है ना। अगर जैसे एक प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन है, ठीक है, जिसको हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा +1e, ठीक है। दो प्रोटॉन है तो इसको हम लिख सकते हैं +2e, तीन प्रोटॉन है तो इसको हम लिख सकते हैं +3e, है ना। ऐसे करते करते सो ऑन, मान लो जैसे 10 प्रोटॉन हो गए, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, +10e। अच्छा, ठीक है, तो अगर 10 प्रोटॉन है, ठीक है, 10 प्रोटॉन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर 10 प्रोटॉन, ठीक है, 10 प्रोटॉन है, तो अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूट्रल मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम न्यूट्रल है मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी उसमें प्रेजेंट होंगे, तभी वो न्यूट्रल होगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ना एक छोटा सा डाउट रहता है, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आप किसी से पूछते हो न्यूट्रल बॉडी के बारे में,
तो वो कई लोग क्या कहते हैं कि न्यूट्रल बॉडी वो है जिसका चार्ज ज़ीरो होता है। तो यार ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा अगर आप बोलते हो कि न्यूट्रल बॉडी का चार्ज ज़ीरो है। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मैंने पहले आपको बताई वो तो ये है कि न्यूट्रल बॉडी जो है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी आपकी न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तभी एटम आपका न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई कह दे कि न्यूट्रल बॉडी एग्जैक्टली वो होती है जिसका चार्ज ज़ीरो होता है, तो वो गलत है। ठीक है, कैसे देखो, ये है 10 प्रोटॉन आपके, तो हम प्रोटॉन को प्लस ई से डिनोट करते हैं, तो ये प्लस 10 ई मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को हम माइनस ई से डिनोट करते हैं, तो जितने प्रोटॉन ठीक है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका माइनस साइन होता है, माइनस मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो प्लस 10 ई माइनस 10 ई कैंसिल आउट होकर ज़ीरो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि यार चार्ज तो ज़ीरो है सर। नहीं, चार्ज ज़ीरो नहीं है बॉस, चार्ज ज़ीरो नहीं है, ये नेट चार्ज ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन बोलनी है, ठीक है, इसके अलावा वैसे तो ये एक्यूरेट होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, पर अगर आप चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहते हैं तो आप ये कहिएगा कि उसका नेट चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी का नेट चार्ज ज़ीरो होता है, ना कि चार्ज ज़ीरो होता है। चार्ज ज़ीरो हो ही नहीं सकता ना, आप इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो, ठीक है, आप और प्रोटॉन को ले रहे हो, तो आपने इलेक्ट्रॉन को भी लिया, प्रोटॉन को भी लिया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जब जिक्र हो रहा है वहाँ पे, प्रोटॉन के चार्ज भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में भी बताया, तो चार्ज तो है ही भाई, एटम में चार्ज तो है, तो एटम में चार्ज है, आप ये कैसे कह सकते हो कि चार्ज नहीं है? चार्ज ज़ीरो मतलब उसमें है ही नहीं चार्ज, तो एटम में चार्ज होता है। ठीक है, नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन में से जब 10 इलेक्ट्रॉन आप लोगे तो आपको नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूट्रल बॉडी का नेट चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।